हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सॉरी थोड़ा डिले हो गया पार्ट 2 आने में, लेकिन इनकम डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया सेक्शन 9 का पार्ट 2 आपके सामने। ठीक है, शुरू करें हम बातें। फर्स्ट हमने ये पढ़ चुका था, पार्ट 1 के अंदर हम ये पढ़ चुके थे क्या, एनी इनकम अक्रूइंग अराइजिंग टू एन असेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे पढ़ा था अपने थ्रू बिजनेस कनेक्शन, राइट, या फिर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, सॉरी इन इंडिया है और उसकी डील कहाँ हो रही है, आउटसाइड इंडिया। पार्ट 1 के अंदर ये सारी चीजें अपन लेके चले थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते पार्ट 2, राइट। आई होप आपकी छुट्टियां बड़े अच्छे से निकल रही होगी। ठीक है, उसी के अंदर अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और इनकम फ्रॉम, इसी के अंदर इनकम डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया के अंदर पहली तरह की इनकम देख ली थी, ऐसी इनकम जो बाहर कमाई गई है, लेकिन फिर भी चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाहर कमाई गई है, फिर भी टैक्सेबल कहाँ होगी, इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, राइट। ये पढ़ा था हमने। वैसी की वैसी और भी इनकम्स है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम सैलरी अर्नड इन इंडिया। सर ये तो कहने की बात ही नहीं थी, जो सैलरी इंडिया में मिल रही है, इंडिया में कमा रहे हैं, तो इंडिया में टैक्सेबल है ही है, उसमें तो कहने की बात है ही नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज अर्न इन इंडिया। यानी वो सारी सैलरी आपको पे की जा रही है, किस बिहाफ पे पे की जा रही है कि आप वो सर्विस, सैलरी किसके लिए दी जाती है, अगर आप कोई सर्विस देते हो उसके बदले क्या दिया जाती है, सैलरी। सैलरी किस लिए दी जाती है कि आपने कोई सर्विस रेंडर की है। सर्विस कहाँ रेंडर की है कि साहब सर्विस रेंडर की आपने, ऐसी सारी सर्विस जो आपने कहाँ पे दी है, इंडिया के अंदर दी है, उसके बदले में जो सैलरी पेएबल होगी वो क्या होगी, वो ट्रीट करेंगे, वुड बी ट्रीटेड एज अर्नड इन इंडिया। सर ये बात भी हमें पता है, इंडिया में सर्विस दी गई, इंडिया में सैलरी है, जो भी सर्विस दी इंडिया में उसके बदले में जो सैलरी मिलती है, सैलरी हैंड के अंदर टैक्सेबल होती है, ये बात हमें पता है बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन है जो थोड़ी सी अलग है, सैलरी पेबल फॉर द रेस्ट पीरियड और लीव एनकेशमेंट शैल बी रिगार्डेड एज इनकम अर्नड इन इंडिया। इसको समझने से पहले जस्ट एक बार वापस इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। कहने का मतलब सर हमें ये पता है कि सैलरी जो इंडिया के अंदर जो सर्विस रेंडर्ड की है, उस सर्विस के ऊपर जो सैलरी मिलेगी वो इंडिया के अंदर क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ये तो हमें पता है। किस बिहाफ में, जो इंडिया के अंदर लोग रहते हैं, इंडिया के सैलरी हेड में जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बात कर रहा हूँ कौन से, अगर कोई फॉरेनर, अगर कोई मिस्टर एक्स जो क्या है नॉन रेजिडेंट है, कौन है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, वो आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स किसका हो, बाहर के एप्पल का क्या हो, एम्प्लॉई हो, कौन है, एप्पल का एम्प्लॉई है, वो इंडिया में मार्केटिंग इसका हेड है, इंडिया के अंदर ही बैठता है, इंडिया के अंदर सर्विस दे रहा है, लेकिन पैसे इसको कहाँ मिल रहे हैं, अमेरिका यूएस के अंदर मिल रहा है। इसकी सैलरी क्रेडिट है, खुद यूएस का है, अकाउंट भी इसको यूएस का है, और क्रेडिट सैलरी कहाँ हो रही है, यूएस के अंदर हो रही है। कौन कर रहा है, यूएस की कंपनी कर रहा है, लेकिन वो सैलरी उसको मिल क्यों रही है, क्योंकि वो कहाँ काम कर रहा है, इंडिया के अंदर। तो हुआ क्या, आखिर उसने सर्विस कहाँ रेंडर करी, इंडिया के अंदर करी, तो इंडिया के अंदर सर्विस देने के बिहाफ पर उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट करती है, इनकम टैक्स कहता है अपना, कि वो भी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपने कमाई कहाँ से करी है, इंडिया से की है, तो यहाँ पे भी टैक्सेबल होगी। उसके साथ साथ ये पॉइंट डाला हुआ है कि अगर कोई रेस्ट पीरियड है इसके बीच में, या कोई लीव है आपका, जैसे लीव एनकेशमेंट होता है अपने, जैसे रेस्ट पीरियड है, कोई लीव है जो कि आपके एग्रीमेंट के अंदर, एप्पल के साथ आपका एग्रीमेंट है, उसमें 1 साल की आपकी सर्विस पीरियड है, सीटीसी आपको पैसा मिल रहा है, जैसे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, इसको मिस्टर एक्स को सैलरी मिल रही है 20 लाख, उसके अंदर बोला हुआ 3 महीनों की छुट्टियां भी अलाउ है, 1 साल के अंदर कितने, 3 महीनों की छुट्टियां भी अलाउ अपने मन मर्जी से ले सकता है। अब ये 3 महीने की छुट्टी ले लेता है, 2 महीने की छुट्टी लेता है, और 2 महीने कहाँ जाके आ जाता है, यूएस जाके आ जाता है, 2 मंथ कहाँ जाके आ जाता है, यूएस। 1 महीना क्या करता है, रेस्ट, बीच में छुट्टियां ले लेता है, मंडे ट्यूसडे ऐसे कुछ भी छुट्टी ले ले, 1 महीने का रेस्ट की छुट्टी ले लेता है, और 2 मंथ क्या करता है, यूएस जाके आ जाता है। अब क्योंकि पैसा तो पूरे 12 महीने को मिलेगा, उन 2 महीने और इस 1 महीने का भी मिलेगा पैसा, तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 महीनों का पैसा भी मिल रहा है आपको, चाहे इस 3 महीनों में आपने सर्विस नहीं दी है, रेस्ट और लीव के पैसे आपके, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, क्योंकि ये सर्विस आपके इंडिया के अंदर दे रहे हो, इस वजह से आपको 3 महीने की मिल रही है, तो ये भी हम क्या करेंगे, शैल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज इनकम अर्नड इन इंडिया। यानी पूरे 12 महीने की 20 लाख हम क्या करेंगे, सैलरी इनकम मान के सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देंगे। समझ आती है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, यानी एक चीज ध्यान रखिए, बिजनेस कनेक्शन है बाहर से और इंडिया में कोई एजेंट ले रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है और कमा के दे रहा है, तो क्या लगेगा, उसके ऊपर भी इंडिया के अंदर
टैक्सेबल होगा। वैसे वैसा कोई बाहर का आदमी इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है, पर सर्विस रेंडर कहाँ कर रहा है, इंडिया के अंदर कर रहा है, इसलिए सर्विस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी भी इंडिया के अंदर क्या होगी, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम सैलरीज, वापस सैलरी का पॉइंट है, इनकम फ्रॉम सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जब बात करूं, जब इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, राइट, इनकम फ्रॉम सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ के सिटीजन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट अपने काम से किसी सर्विस रेंडर करने के लिए आउटसाइड इंडिया भेजती है और उसके बदले में उसको क्या देती है, सैलरी देती है। क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, मुद्दा ये है हमारे सामने। सर जैसे कि पहले पढ़ा था हमने कि ये सर्विस रेंडर्ड होनी चाहिए इंडिया के अंदर, वो तो है नहीं, सर्विस रेंडर्ड का है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट, जो भी इंडियन, और दूसरी बात क्या है, वो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी सैलरी देती है फॉर द सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, वो भी टैक्सेबल इंडिया के अंदर होगी, किसकी वजह से, सेक्शन 9 की वजह से। यानी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के एम्बेसडर्स, जैसे हमारे यहाँ के एम्बेसडर्स कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, और उसको सैलरी, तनख्वाह कौन दे रहा है, राजदूत होते हैं ना, उनको तनख्वाह कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तनख्वाह दे रही है, सैलरी दे रही है, तो वो तनख्वाह भी, वो वेतन भी उनका, वो सैलरी भी उनकी यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या होगी, टीडीएस वीडीएस कट कुटा कर उनको मिलेगी और टैक्सेबल इंडिया के अंदर होगी, सीधी सी बात। क्वेश्चन आ रखा है, इस पे ध्यान रखना, कई बार मिस्टर डेविड करके एक एग्जाम्पल भी है, कई बार सवाल आते हैं इसके ऊपर, राइट। उसी के अंदर एक एग्जाम्पशन है जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है यहाँ पर, इसको ध्यान रखने वाली बात है क्या, हाउएवर allowances and perquisites paid or allowed outside India by the government यानी इंडियन गवर्नमेंट to an Indian citizen, यानी ये वाला, for service render outside, यानी ये सर्विस render outside is exempt under section 10 subsection 7। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है कि वो सब तो टैक्सेबल होगी, लेकिन एक चीज एग्जेम्प्ट होगी, और बार बार सवाल आ जाता है एग्जाम के अंदर, वो चीज क्या है, उसको हर तरीके के वेतन के साथ साथ जो भत्ते मिल रहे हैं, जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो परक्विजिट मिल रही है, उसको जिस प्रकार की उसको फैसिलिटीज मिल रही है, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो कार हो, कन्वीनियंस हो, चाहे वो मील हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के उसको जो भी अलाउंसेस भत्ते वो दे, चाहे कौन रही है, गवर्नमेंट दे रही है, पेड बाई अलाउड बाई गवर्नमेंट, और काम किस लिए दे रही है, ताकि वो काम क्या करे, फॉरेन में काम उसका अच्छी तरीके से चल सके, इंडिया का काम आउटसाइड इंडिया वो काम कर सके, इसलिए गवर्नमेंट जिस प्रकार के अलाउंसेज और परक्विजिट जो भी मिलते हैं उसको, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएंगे, और वो हम डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, खर्चों के पैसे दिए जा रहे हैं, जो खर्चे वहीं किए जा रहे हैं, इसकी कोई इनकम तो नहीं है, वहां रहने के लिए इसको अलाउंसेस एंड परक्विजिट मिलेंगे, वो खर्चे वहां कर रहा है, तो इनकम हुई नहीं, तो हम इनकम टैक्स नहीं लेते और एग्जेम्प्ट कर देते इसके अंदर। बाकी सैलरी है, रेंडर्ड सर्विस दे रहा है, वो टैक्सेबल रहेगी। समझ में आया यहाँ तक? यानी बिजनेस कनेक्शन वाले पढ़े थे अपने, पॉइंट नंबर 1 मैंने पूरा नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि पार्ट 1 में अपन लिख चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन इंडिया, अगर आउटसाइडर भी इंडिया में सर्विस देने के लिए पैसा लेता है, सैलरी लेता है, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। और अगर हमारी गवर्नमेंट बाहर अपने आदमी को भेजता है और उसको क्या देती है, सर्विस वो दे रहा है और उसको पैसा देती है, तो वो भी इंडिया का टैक्सेबल होगी। लेकिन एग्जेम्पशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के तहत वहां पे दिए जाने वाले उसको सारे भत्ते, अलाउंसेस, परक्विजिट, सारी फैसिलिटीज के जो पैसे दिए जाएंगे वो क्या होंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। जी लास्ट 3rd पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने, सैलरी वाले 2 पॉइंट थे, 2nd और 3rd। फर्स्ट में तो बिजनेस कनेक्शन और उसकी रिलेटेड चीज़ें थी, राइट, जो पार्ट 1 के अंदर था। पॉइंट नंबर 2 किसका था, पॉइंट नंबर 2 और 3 था सैलरी का। 2 किसका था, सैलरी अगर इंडिया में रेंडर करता है, बाहर से आता है, इंडिया में रेंडर करता है, उसको सैलरी मिलता है, तो भी हम टैक्सेबल करेंगे इंडिया के अंदर, यानी डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे। और 3rd पॉइंट था कि भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को बाहर सर्विस रेंडर के लिए पैसा देती है तो भी होगा। उसके अंदर एक एक्सेप्शन था, क्या, अलाउंस और परक्विजिट नहीं होगा, राइट। पॉइंट नंबर 4 डिविडेंड का पॉइंट है, क्या बोलता है, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, यानी इंडियन कंपनी जो भी डिविडेंड दे रही है आउटसाइड इंडिया, अगर कोई आउटसाइड इंडिया किसी को डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड कमा रहा है, क्या वो इंडिया में होगा कि नहीं होगा। उससे पहले अपन एक चीज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ सेक्शन के अंदर, ऑल डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, यानी इंडियन कंपनी के द्वारा जो भी डिविडेंड दिया गया है
विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन आपको याद है, यानी इस प्रीव्यू से हम क्या पता चला कि क्या वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसके बारे में जी। तो क्या बोलता है, ऑल डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। सेक्शन 1034 जब आप पढ़ेंगे, अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको यह सेक्शन 1034 में आपने पढ़ा होगा, यानी किसी भी प्रकार की डोमेस्टिक कंपनी, कौन, डोमेस्टिक कंपनी अगर क्या देती है, अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है, किसको, शेयर होल्डर को देगी, डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034 इफ अगर उसके ऊपर क्या है, डीटीटी पेड है। तो अंडर सेक्शन 1150 में लिखा हुआ है कि डीटीटी, पढ़ेंगे इसको, डबल डीटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स पेड कर रखा है, तो शेयर होल्डर के हैंड्स पर क्या होगा, हम टैक्स नहीं लगाएंगे और हम क्या कर देंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, राइट। ये रूल इसको भी लागू होगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी किसी को भी देती है डिविडेंड, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा शेयर होल्डर को डिविडेंड देने पर, लेकिन क्या डीडीटी उसके ऊपर पेड होना चाहिए। और सेक्शन 115BBDA भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर उस सेक्शन के अंदर बोलता है 10 लाख की लिमिट कर दी है, 10 लाख से ज्यादा हुआ अगर डिविडेंड तो ऊपर का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, यानी 10 लाख के ऊपर 11 लाख हुआ तो 1 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। ये के रूल सब किसके ऊपर लागू है, जो डिविडेंड हम क्या करते हैं आउटसाइड इंडिया भी पे करती है इंडियन कंपनी, उसके ऊपर भी सेम रूल लागू है। समझ में आया, यानी सीधी सी बात, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, चाहे किसी को भी देगा इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा, राइट। लेकिन सेक्शन 1034 के अंदर उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिलेगा, लेकिन 10 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात तो ये है, राइट। फिर 5वां पॉइंट क्या बोलता है हमारा, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम किसकी, मैंने बड़ा शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें याद रह सके। मॉड्यूल को जरूर रेफर कीजिएगा आप, अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ना, उसको जरूर रेफर कीजिएगा। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, ये सारी बड़ी लैंग्वेज में सब कुछ दे रखा है, और नहीं समझ में आया तो जरूर मुझसे पूछिएगा। लेकिन अभी मैंने इसको बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की, और जो मैं नोट्स बनाऊंगा, जब मेरा थोड़ा सा कोर्स आधा हो जाएगा डीटी का, उसके बाद मैं नोट्स बना के दूंगा आपको। उस नोट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत एक चार्ट के रूप में बनाऊंगा। चार्ट के रूप में बनाने से उस चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और ब्रीफ बनाते जाऊँगा, ताकि आपको सब चीज़ें जब आप रिविजन करने बैठे, आप सब चीज़ें आपको याद आ जाए, राइट। इंटरेस्ट इनकम पे क्या सीन है, ये बोलता है ये भी डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया होगा, कब, तो लिखा हुआ है एन इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेबल बाय। जब मैं डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया बोलता हूँ ना, किसके लिए कह रहा हूँ मैं, फॉरेन आउटसाइड वालों के लिए कह रहा हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि अपने इसकी हेडिंग भी थी कि डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया जब आउटसाइड से कोई इनकम हो रही है, यानी इंटरेस्ट इनकम हो रही है इंडिया में, मानेंगे हम उस इनकम को इफ इट इज पेबल बाय, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। कौन देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मेरा वॉटसन, मिस्टर वॉटसन क्या करता है, वॉटसन करता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज लेता है 10 लाख के, उसके ऊपर ब्याज बनता है 1 लाख का। वो 1 लाख का जो इंटरेस्ट इनकम है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं, तो सेक्शन 9 के प्रोविजन में बोल सकते हैं कि यस इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, क्योंकि आउटसाइडर ने छोड़ लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लिया किससे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यानी अगर किसी ने भी इंटरेस्ट इनकम कमाई है और वो किसके द्वारा कमाई गई है, इट इज पेबल बाय, कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, तो भी इंडिया में होगा। अगर कोई रेजिडेंट पर्सन दे रहा है तो भी इंडिया में डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया होगा। रेजिडेंट पर्सन कौन, रेजिडेंट पर्सन हुआ साहब मिस्टर कौन, धोनी। कौन, धोनी मेरा फेवरेट है, धोनी और वॉटसन एक ही, अभी तो सीएस के लिए खेलते हैं। अब ये सीएसके में जब बैठे थे तो वॉटसन ने बोला धोनी को भाई कुछ पैसे मेरे को उधार दे, कि मैं तेरे को उस पर ब्याज देगा। तो इसने बोला ओके ले ले, कितना चाहिए बोल, तो बोला मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो 1 करोड़ धोनी ने वॉटसन को दिया, और वॉटसन उसके ऊपर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट इनकम दे रहा है। किसको दे रहा है, धोनी को दे रहा है। किसको दे रहा है, धोनी को। सर ये क्या बात हुई, जब धोनी को दे रहा है, धोनी तो खुद क्या है, धोनी तो क्या है सर, धोनी यहाँ का क्या है, वो क्या बोलते हैं इसको, रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके ऊपर तो अगर ये इनकम कमा रहा है तो टैक्सेबल हो गई, इंटरेस्ट वॉटसन से ले रहा है। सही बात है आपकी, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। अगर धोनी को जरूरत है और धोनी ने वॉटसन को बोला कि मुझे पैसा दे 1 करोड़ रुपया, और वॉटसन ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, और धोनी ने बोला इसके ऊपर मैं तुझे क्या दूंगा, इंटरेस्ट इनकम दूंगा। इंटरेस्ट इनकम दूंगा कब दूंगा, जब तू ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा तब दूंगा।
और जब ये ऑस्ट्रेलिया गया, इसने पीछे से 1 लाख रुपए भेजा। 1 लाख रुपए का भेजा, 1 लाख रुपए इसलिए भेजा कि भाई ये तेरे इंटरेस्ट इनकम है। क्या उस 1 लाख के ऊपर टैक्सेबल वॉटसन इंडिया के अंदर टैक्सेबल है कि नहीं है? सवाल हमारा ये है और इसका आंसर है यस इट इज टैक्सेबल, क्योंकि एन इंटरेस्ट डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेएबल बाय अ रेजिडेंट पर्सन। और धोनी क्या है? रेजिडेंट पर्सन है। समझो मेरी बात? समझे यहां तक मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं? इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं थोड़ा सा कुछ और एलोबरेट करना चाहता हूँ, ठीक है? इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इतनी जगह बहुत है मेरे लिए। समझो मेरी बात? यानी ये क्या हुआ? डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया हो गया। इसको भी थोड़ा सा हटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। हाँ, यानी अगर गवर्नमेंट देगा वॉटसन को, वॉटसन ने गवर्नमेंट को पैसा डाला, सिक्योरिटीज के अंदर पैसा डाला, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, तो भी इंटरेस्ट इंडिया में डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इंडिया हो गया। किसी रेजिडेंट पर्सन से इंटरेस्ट इनकम कमाई तो भी डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया होगा। इसका एक एक्सेप्शन है, केस है। क्या है? एक एक्सेप्शन केस। क्या है वो? इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट इनकम जिसकी बात करो, यानी धोनी से वो जो इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए की जो कमाई है ना, उसी की बात करो। अगर वो इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट ऑन डेप्थ और बोरोड मनी, यानी जो 1 करोड़ है उसके ऊपर डेप्थ और बोरोड मनी है जो 1 करोड़ है, वो इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है धोनी से, एंड प्लस पर्पस क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। समझ रहे मेरी बात? पर्पस देखने से एक्सेप्शन का फायदा मिल सकता है। पर्पस है कि यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय हिम आउटसाइड इंडिया। ये क्या बात हुई सर? आगे गला इट विल नॉट डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। तो इसके लिए समझाने के लिए बात करता हूं। ये रहा मिस्टर धोनी, हमारा थाला। ये रहा मिस्टर धोनी, ये हमारा वॉटसन है। ये कहाँ बैठा है? ये बैठा सर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। कहाँ बैठा है? ये ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ बैठा है? ये इंडिया में बैठा है सर, राइट। इसने इससे वॉटसन को बोला, ये दोनों जब टूर पे थे, ऑस्ट्रेलिया में टूर पे थे, यहाँ पर थे ये दोनों जने, और इन्होंने बोला कि यहाँ पर एक इनको लैंड पर अच्छी लगी, उस लैंड पर ये रेस्टोरेंट खोल रहे। क्या खोल रहे? रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। धोनी और वॉटसन मिलके पार्टनरशिप के अंदर एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं। पार्टनरशिप के अंदर एक बिजनेस खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बिजनेस है वो। धोनी ने बोला वॉटसन को कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तू मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, उसके बदले में मैं तुझे ब्याज दे दूंगा। इसने बोला, वॉटसन बोला कोई बात नहीं। अब 1 करोड़ धोनी ने लिया, उस पर 1 लाख का ब्याज है। कितना है? 1 लाख का ब्याज है। अब धोनी ने 1 लाख रुपया वॉटसन को पैसा दिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई धंधा खोलने के लिए वो पैसा लिया था, और वो धंधा खोल भी दिया, और उससे वो क्या कर रहा है? ब्याज किसको दे रहा है? इनकम किसको दे रहा है? वॉटसन को दे रहा है। सवाल ये है, क्या ये 1 लाख अब इंडिया में डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया होगा कि नहीं होगा इन परव्यू ऑफ सेक्शन 9? तो आंसर है नो। कहने का मतलब, अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो, रेजिडेंस से कमा रहे हो, तो टैक्सेबल है, पहली बात तो यही है। लेकिन अगर उसका पर्पस देखना पड़ेगा, अगर रेजिडेंस से इंटरेस्ट और इनकम कमा रहा है उस बोरोड मनी पर, और वो यूज्ड फॉर, किस लिए यूज्ड हो रही है? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय हिम, यानी कैरिड आउट बाय मिस्टर धोनी आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड ही खोल रहा है, इंडिया के अंदर नहीं खोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। समझ मेरी बात? ये एक्सेप्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी एक नीचे। दूसरी बात क्या कहता है? ये बात हो गई, यानी गवर्नमेंट से इंटरेस्ट कमाए तो टैक्सेबल, रेजिडेंस से इंटरेस्ट इनकम कमाई तो टैक्सेबल। एक्सेप्शन है, अगर वो बाहर यूज कर रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगी। तीसरी बात, अगर नॉन रेजिडेंट से कमाई तो साहब, यानी समझे नहीं सर? यानी अगर मैं ये बोलूं, यही भाई वॉटसन है हमारा, यहीं बैठा है वॉटसन, और वॉटसन ने, ये हमारे गेल है, कौन है? क्रिस गेल। वॉटसन ने गेल दोनों बैठे थे, वही पब में बैठे थे, बार में बैठे थे, ऑस्ट्रेलिया के किसी बार में बैठे थे। वहाँ बैठे बैठे इन्होंने बोला कि यार, गेल ने बोला वॉटसन को कि यार 1 करोड़ देना यार। इसने दे दिया वापस, बहुत पैसा है इसके पास। इसने गेल को पैसा दे दिया, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट इनकम दे रहा है, वो 1 लाख रुपया। कितना दे रहा है? 1 लाख रुपया। मेरा क्वेश्चन है, क्या वो 1 लाख रुपया इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं? सर क्या बात करते हो, दोनों बाहर के है, बैठे ही बाहर है, ले लिए होंगे आपस में, कोई जरूरत है तुम्हें क्या करना उससे? मैंने कहा आपकी बात एकदम सही है, लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपए लिए है और गेल ने बोला ये 1 करोड़ रुपए मुझे दे, और इससे मैं क्या करूंगा? इंडिया के अंदर बेंगलुरु में मैं कोई बिजनेस खोलूंगा, यानी किंगफिशर है ये, उसके लिए खेलता था ना, अब तो पंजाब में आ गया ना ये,
चलो थोड़ा सा घुमा देते हैं। मैं ये इंडिया के अंदर, कहाँ, पंजाब के अंदर एक ढाबा खोलूंगा। क्या खोलूंगा? ढाबा, मस्त खाने का ढाबा। इसलिए मुझे 1 करोड़ चाहिए, उसके ऊपर मैं तुझे ब्याज दूंगा। तो हमारी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है? A non-resident in an interest deemed to be accrued arise in India if it is payable by a non-resident यानी मिस्टर गेल debt or borrowed money used for, वो जो जिसके ऊपर ब्याज दे रहा है, used for the purpose of business profits carried out in India। अगर इंडिया में कोई बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ लिया और उसके ऊपर आपको ब्याज दे रहा है तो वो 1 लाख रुपया भी डीम टू बी accrued arise in इंडिया होगा। समझो मेरी बात? यानी दोनों नॉन रेजिडेंट, बिजनेस कहाँ है? इंडिया के अंदर। यानी इंडिया का नाम कहीं आ गया तो उसके ऊपर कमाई की इंटरेस्ट आपको इनकम देना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, कोई और पर्पज से लिया होता, ये इंडिया वाला मैटर ही नहीं होता, कोई और पर्पज से लिया होता तो नहीं होता सर। तो फिर हम उनके अंदर पंचायती करें क्यों? उनका पर्सनल मैटर है, अपने आप देखेंगे, हम क्यों करेंगे? यानी फॉर एनी अदर पर्पज इट विल बी नॉट टैक्सेबल, लिखा मैंने, इट विल बी नॉट डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। समझे मेरी बात? यानी एक एग्जांपल दूं कि वॉटसन ने गेल से लिए 1 करोड़ रुपए और उसको, उस पैसों को डाल दिया, इंडियन कंपनी के अंदर डाल दिया। कहां डाल दिया? इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिया और उससे उसको इनकम हो गई। क्या वो इनकम इंडियन टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। अगर डिविडेंड है सर तो वो वाला रूल लग जाएगा कि भाई 10 लाख तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एग्जेम्पशन हो जाएगा, और ऐसे हुआ तो कोई इनकम टैक्सेबल नहीं, राइट। ये 5वां पॉइंट था इंटरेस्ट का। 6वां और 7वां पॉइंट भी सेम सिमिलर है, उसी को हम देखेंगे। उसी तरीके से मैं उसको भी एडजस्ट कर देता हूँ, इसी फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट कर देता हूँ ताकि पढ़ने में थोड़ा आसान रहेगा जी। तो हम किस पे बात कर रहे हैं? रॉयल्टी। पहली बात करी थी हमने इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब हम बात करें रॉयल्टी पे। तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, उसी फॉर्मेट पे इसको जमाया गया है ताकि आपको समझ सको। रॉयल्टी, पहली बात रॉयल्टी होती क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करें हम। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी यानी किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन है या कोई प्रोसेस है या कोई राइट टू यूज़ है, राइट, उन चीज़ों का यूज़ करने का या इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के ऊपर आपका जो राइट है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। उसके बदले में वो राइट को बेचने का पैसा जो आता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम। सर कुछ समझे नहीं हम कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे वीडियोस बन रहे हैं और मेरे वीडियोस को मैं बोलता हूँ टीम से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर उसको लॉन्च किया जाए और मेरे वीडियो वहीं चलेंगे, इसके बदले में मैं उनसे क्या लूँगा? रॉयल्टी इनकम लूँगा। समझ रहे हो मेरे? इसके बदले में मैं उनसे क्या लूँगा? रॉयल्टी इनकम लूँगा कि भाई मेरे वीडियो है, मेरा अधिकार है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको यूज करने का पावर दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे क्या दो? उसके बदले में इनकम दो। मैं बेच रहा हूँ उस राइट को, उस अधिकार को बेच रहा हूँ, तो उसका मुझे पैसा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। मेरे पर केस में मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। पंकज सर कुछ नहीं देते। चलो रॉयल्टी, तो रॉयल्टी विल डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेएबल बाय, यानी ये रॉयल्टी इनकम हो गई। ये बोलता है ये ऐसा कैसा राइट अगर अपन किसी को देवे तो उसके बदले में पैसा आएगा, तो वो पैसा क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं ऐसा। तो रॉयल्टी विल बी डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया इफ इट इज, अगर वो पैसा देना, रॉयल्टी जो दे रहा है वो कौन है? अगर वो गवर्नमेंट है, जैसे कि इंटरेस्ट में बात की थी अपने, वैसे इसकी बात करें, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट है, तो यस इट इज टैक्सेबल डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, क्योंकि वो रॉयल्टी आप यूज कौन कर रहा है? आपका इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो वो आपको इसके बदले में पैसा दे रही है, तो उसका बदला में क्या होगा? आप वो जो पैसा दे रही है, वो रॉयल्टी दे रही है, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। दूसरी बात, वो कौन दे रहा है वो रॉयल्टी इनकम आपको? अ रेजिडेंट पर्सन। कौन दे रहा है? रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन दे रहा है तो बकायदा वो अगर आउटसाइड इंडिया यानी आउटसाइड नॉन रेजिडेंट को दे रहा है ये पैसा, नॉन रेजिडेंट को दे रहा है पैसा, तो क्या होगा? क्या होगा? ये भी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा। वही बात मिस्टर धोनी और वॉटसन। सीएसके में खेलने के लिए धोनी हटा दो यहाँ से, सीएसके रख देता हूँ मैं। सीएसके में खेलने के लिए वॉटसन क्या लेता है? पैसा लेता है, रॉयल्टी इनकम लेता है, या किसी भी मैगजीन में या कहीं पे भी अपना नाम लिखवाने के लिए रॉयल्टी का पैसा लेता है। फीस तो लेता ही है अपनी सर्विसेज के, इसके अलावा रॉयल्टी का पैसा लेता है, तो वो पैसा इंडिया में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो पैसा ले किससे रहा है? रेजिडेंट पर्सन से। एक्सेप्शन वही सेम इंटरेस्ट वाला एक्सेप्शन क्या है? अगर वो जो ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स है या यूज ऑफ प्रॉपर्टी या इंफॉर्मेशन है, उसके बदले में जो रॉयल्टी मिल रही है, वो रॉयल्टी ये सारी जो चीज़ें हैं, ये
ये प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, ये यूज कहाँ हो रही है, इनका पर्पस क्या है, इनकी पर्पस का यूज है यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट ऑन हिम बाय आउटसाइड। यानी ये सीएसके की अगर कंपनी है जो इंडिया सीमेंट है, मेरे ख्याल से इसकी इंडिया सीमेंट लिमिटेड है, ये क्या करती है सीएसके से ये इसके इंफॉर्मेशन की खरीदती है, वॉटसन के राइट खरीदता है और राइट के बदले में क्या देता है, इसको रॉयल्टी देता है। और वो रॉयल्टी और जो राइट खरीदा वो इंडिया में लॉन्च नहीं करके वो ही अपनी कोई मैगजीन या किसी तरीके से आउटसाइड इंडिया में लॉन्च करता है, तो इट विल नॉट डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। यानी वॉटसन को उस रॉयल्टी इनकम पे टैक्स देने की इंडिया में आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो सारी चीज इंडिया में यूज करेगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रेजिडेंट पर्सन है। अपन किसकी बात करें अभी, रेजिडेंट। अगर सर ये नॉन रेजिडेंट से हो जाए, यानी वॉटसन ने इंडिया सीमेंट से ये नहीं लेकर, ये वॉटसन ने एप्पल कंपनी है, एप्पल जो कि नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट कंपनी एप्पल से कोई एग्रीमेंट साइन किया या कुछ किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयर किया, उसके बदले में रॉयल्टी ले रहा है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? मैंने कहा नहीं होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये नॉन रेजिडेंट ये भी कोई सवाल ही नहीं उठता होता है। लेकिन एक केस में हो सकता है, रॉयल्टी विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेबल बाय अ नॉन रेजिडेंट। यानी एप्पल अगर वो राइट और वो प्रॉपर्टी जिसके लिए और वो इंफॉर्मेशन जिसके बदले में रॉयल्टी ले रहा है, इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया। यानी वो सर्विसेज ले रहा है, वो जो रहा है वो सर्विसेज कहां देगा, इंडिया में देगा, और इस इंफॉर्मेशन के बदले में वो इंडिया से इनकम कमाएगा या सोर्स ऑफ इनकम इसका क्रिएट हो जाएगा एप्पल का। इस जो इंफॉर्मेशन आप वॉटसन दे रहा है उसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में इसका तैयार हो जाएगा, ये कमाएगा पैसा। तो वो जो रॉयल्टी वॉटसन को दे रहा है वो रॉयल्टी वॉटसन को क्या देना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानना पड़ेगा। सेम इंटरेस्ट का जो सीन था, इंटरेस्ट इनकम का वही रॉयल्टी इनकम के अंदर है। एक दो एडिशनल पॉइंट है, जब आप मॉड्यूल देखोगे उसमें आपको पढ़ना है, उसमें समझ में आएगा। नहीं आए तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के। और तीसरी जो बात है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 7 जो है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताए चलता हूं। जी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तीसरा पार्ट इसका। पहला इंटरेस्ट इनकम देखा था, फिर रॉयल्टी देखा था, अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की सेम ये भी इसी के ऊपर इसी फॉर्मेट में अप्लाई होगी ये, कि अगर फीस विल बी डीम टू बी, यानी फीस की पूरी बात करो तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विल बी डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेबल बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में। अच्छा सर, ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस होती क्या है? वो सारी फीस जो किसके लिए ली जाती है, फॉर जैसे कि मैनेजरियल वर्क हो, कंसल्टेंसी हो, ठीक है, टेक्निकल हो, यानी जो इंजीनियर बाहर से आते हैं, टेक्निकली कंसल्टेंट बाहर से आते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकते हैं, एडवाइजरी हो सकती है, उसके बदले में वो फीस लेते हैं, अपनी इस टेक्निकल सर्विसेज के बदले में फीस लेते हैं। और ये फीस इंडिया में डीम टू बी अक्रूड अराइज नहीं होगा। अगर फॉरेन से कोई आया और इंडिया में सर्विस दे रहा है, इंडिया से वो फीस का पैसा ले रहा है, तो वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी बात, अगर गवर्नमेंट के लिए कोई सर्विस दे रहा है तो बिल्कुल टैक्सेबल है, गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है तो बिल्कुल इंडिया का टैक्सेबल है, क्योंकि इंडिया से कमा रहा है। रेजिडेंट दे रहा है कोई पर्सन तो बिल्कुल टैक्सेबल इंडिया के लिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर रेजिडेंट दे रहा है उसी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए यूटिलाइज जो उससे कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस यूटिलाइज कहाँ कर रहा है, वो सर्विसेज उसकी यूटिलाइज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय आउटसाइड इंडिया, तो नहीं होगा साहब, बिल्कुल हम डीम टू बी अक्रूड अराइज इंडिया नहीं मानेंगे। और अगर वही सर्विसेज यानी बाहर का कंसल्टेंट और बाहर के किसी कंसल्टेंट नॉन रेजिडेंट कोई सर्विस दे रहा है तो इंडिया में नहीं मानेंगे। एक कारण में मानेंगे, किसमें? अगर वो टेक्निकल सर्विस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड आउट बाय हिम इन इंडिया। अगर इंडिया में दे रहा है तो होगा, और इसके अलावा कोई दे रहा है तो नहीं होगा। यानी तीनों चीज एक तरीके से चलेगी, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, और फीस फॉर टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। समझो मेरी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे तो जरूर पूछेगा। इसके अंदर एक छोटी चीज रह गई थी, वो मैं जरूर डिस्कस करते हुए चलता हूँ, फिर इस चैप्टर को खत्म करता हूँ। चैप्टर पॉइंट नंबर 8, एनी सम, नया डाला गया 5/7/2019 में कि एनी सम ऑफ मनी पेड बाय अ रेजिडेंट इंडियन, यानी रेजिडेंट इंडियन किसी प्रकार का मनी यानी सम पे करता है टू अ नॉन कॉर्पोरेट
यानी भी कोई कंपनी हो, जरूरी नहीं नॉन कॉर्पोरेट को भी देता है, यानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, कौन सी, इंडियन कोई, ठीक है, यानी बाहर आउटसाइडर की बात कर रहा हूं मैं, टू अ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, इन तीनों लोगों को अगर पैसा देती है, कौन, रेजिडेंट इंडियन इनको पैसा देती है, एनी सम ऑफ मनी पेड बाय अ रेजिडेंट इंडियन टू अ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी विदाउट कंसिडरेशन, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, यानी सर समझे नहीं हम, मैं समझाता हूँ, यानी आपने यहाँ से धोनी ने, ये बड़ा ये धोनी, मिस्टर धोनी, इज्जत से धोनी ने वॉटसन को 50 लाख रुपए दे दिए ऐसे ही, कैसे दिए, क्या पर्पस, क्या कारण, किस लिए दिए, कुछ नहीं दिए, ऐसे दे दिए 50 लाख रुपए, किसको दे दिए, वॉटसन को, यानी बोलता है एनी सम ऑफ मनी पेड बाय रेजिडेंट इंडियन टू अ नॉन कॉर्पोरेट हो या चाहे नॉन रेजिडेंट हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, उसको विदाउट कंसिडरेशन अगर पैसा दे दिया है ऑन और आफ्टर 5/7/2019, पहले ये नियम नहीं था, उसके बाद की बात है, यानी ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019 के बाद अगर पैसा दिया तो उसको डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे, यानी इस पैसा को 50 लाख को हम इंडियन इनकम मानेंगे। किस में सर, इसको कैसे मान लेंगे 50 लाख, कोई पर्पस तो है नहीं किस लिए दिया, इसके ऊपर कोई इनकम तो ना हो रही, तो पैसे दे रहा है, मानेंगे सेक्शन 56(2)(10) जब पढ़ेंगे हम कैपिटल अदर सोर्स के अंदर, तब आपको पता चलेगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि 50,000 से ज़्यादा किसी भी को कैश अगर अपन देते हैं, 50,000 से एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा, कितना, 50,000 से ज़्यादा किसी को भी एग्रीगेट हम पैसा देते हैं, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, डीम टू बी अक्रूड अराइजिंग, डीम्ड इनकम हो जाएगा, और वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर जितना भी इनकम है, जितना भी पैसा है, वो सब क्या हो जाएगा, आपके अदर सोर्स की इनकम में ऐड हो जाएगा। वो का वो सेक्शन इन लोगों के लिए भी लागू हो जाएगा जो आउटसाइड इंडिया पैसा भेजते हैं 5/7/2019 के बाद, और हम उसको क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, और सेक्शन 56(2)(10) के अंदर उसको भी टैक्सेबल कर देंगे, और अदर सोर्स की इनकम मान के उसको भी हम टैक्स लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा लेटेस्ट वन है, राइट। इसी तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम हेड वाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 10 वाली बातें हैं, जो हम किसके साथ लेके चलेंगे, सैलरी हेड के साथ लेके जाएंगे। उसके बाद, इसके बाद भी अगर कोई बच गई सेक्शन, तो हम उसको क्या करेंगे अलग से, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली इनकम्स है, सेक्शन 10 में एग्जाम्पशंस है, AA में, और वो तो भी हम लेके चलेंगे अलग से क्लास में, राइट। अब सीधा हेड स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक्स और सब्सक्रिप्शन अपने इसी स्पीड से तेज़ रखिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज सर को और हमारी पूरी टीम को, हमारे सारे लर्नर्स को, कि हम 2000 सब्सक्राइबर के ऊपर चले गए, ठीक है। और ये आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे। थैंक यू।